मूल बात यह है कि ऐसे ही नहीं बड़ी है भाजपा की अथाह कमाई। इसीलिए भाजपा ने चुनावों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स थी लाई, और काली कमाई और बेनाम चंदा अब भाजपा का सिर्फ यही रह गया है धंधा। And I want to tell you, as I will explain in a minute in those different parts, the story, but the basic point is that for undermining democracy, BJP's plans have always been sinister. And everyone is equally responsible, including the finance minister. In particular, this FIR which we'll discuss has uncovered, unmasked, unsealed and unveiled the true nature of the BJP, and in particular of its numero uno and numero duo. लेकिन ये कहानी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से शुरू की जाए। सबसे पहले तो हम आपको भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता के बाद आपको हम उसके एक्सट्रैक्ट्स भी देंगे। ये कहानी शुरू होती है जब किस सोच से बनाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड, और उसके ऊपर टिप्पणी बड़ी स्पष्ट की है, बड़ी व्यापक की है, पुरजोर तरीके से, एनालिटिकल तरीके से की है उच्चतम न्यायालय ने। 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। मैं उसके आपको 3-4 कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा संदर्भ के लिए। ये सोच तब की है जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए थे। उनका उद्देश्य, उनका कारण, उनका पूरा एक परिणाम क्या होना चाहिए तब सोच लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट मेरे शब्द नहीं हैं। The disclosure of the particulars of the contributions may affect the freedom of individuals to the limited extent that the political party with the information could coerce those who have not contributed to them. ये सब शब्द तब के हैं, आज ये विदित हुए हैं, प्रमाणित हुए हैं। Under the current scheme, it is still open to the political party to coerce persons to contribute. Governmental decisions through a seat at the table and quid pro quo arrangements between the contributor and the political formation. ये मैं सिर्फ पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूं। आपको पूरे पैरास एक्सट्रैक्ट रूप में दिए जा रहे हैं हमारे ऑफिस द्वारा। The measure in the electoral bond scheme completely tilts the balance in favor of the purpose of informational privacy and abrogates all informational interests. फिर वापस पैरा के बाद पैरा में क्विड प्रो को का शब्दावली, वाक्य इस्तेमाल किया उच्चतम न्यायालय में। पढ़ नहीं रहा हूं, बहुत सारे ऐसे पैरास हैं। और अंत में कहा है कि इसलिए thus the amendment to this section दिया उन्होंने 182, manifestly arbitrary for treating political contributions by companies and by individuals alike, by permitting unregulated influence on companies and individuals in the process of governance and violating the principle of free and fair elections, etc. etc. तो ये तो हुआ कहानी की शुरुआत, जिसको यद्यपि मैं दोषारोपण कुछ करना चाहता हूं विलंब के बाद, लेकिन बड़ा स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने नकारा। अब इसका तीसरा पहलू क्या है? आप ही लोगों ने, यानी प्रेस ने, अभी नहीं पिछले 1 वर्ष के अंदर अनेक सार्वजनिक रूप से नाम, किस्से, कहानियां, फैक्ट्स, तथ्य, डेट सब प्रकाशित की हैं। इसलिए जो मैं कह रहा हूं नया नहीं है। लेकिन क्या पैटर्न क्या रहा है? पहला पैटर्न यह है कि आपने कब लिया इलेक्टोरल बॉन्ड, किस तिथि पे लिया, कितने का लिया, उस लेने के पहले कितनी बार दस्तक दी आपके दरवाजे पे ईडी ने और आईटी ने, उस दस्तक के बाद आपको कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, कभी जेल के अंदर या जेल के बाहर, और उसके बाद ये जादुई छड़ी हुई कि आपने खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड। आपने स्वतः खरीदा, ये आपको विश्वास दिलाया जा रहा है, स्वतः इन्वर्टेड कॉमर्स में है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उस जादुई छड़ी के बाद या तो आप रिहा हो गए या आपके पूरी कार्रवाई पे ढील दी गई। इसके ये तीसरा पक्ष है। इसके उदाहरण दसों हैं,
मेरे काबिल मित्र आपको कई उदाहरण देंगे। एक उदाहरण है गेमिंग के विषय में, हैदराबाद से है। दूसरा उदाहरण है उन व्यक्तियों का जिनके केसेस आपके सामने आए, वो भी हैदराबाद से हैं। उनमें से कोई अप्रूवर बना, किसी ने किस्सा कहानी सुनाई पहले बिल्कुल विपरीत बोलने के बाद, और अंत में उनको छोड़ा गया या बेल मिली इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के खरीदने के बाद। तीसरा उदाहरण एक ऐसी कंपनी का है जिसको लगता है वो एक ही कंपनी है जो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेती है भारत सरकार के, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण तक जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वही लेती है। इसने लगभग 1000 करोड़ या 900 करोड़ का आंकड़ा एक कंपनी का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। कई कार्रवाई हो रही हैं, हुई, चली, रुक गई, थम गई। उसके बाद इस प्रकार की और कंपनियां हैं आंध्र प्रदेश में, मैं तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूं जहां के और उदाहरण थे, दक्षिण में, इत्यादि इत्यादि। और कई तो ऐसे उदाहरण हैं, ये सब आपको हम एक लिखित रूप में देंगे, छपा हुआ है, आप ही लोगों ने छापा है। एक ऐसे ग्रुप की है जिसका पूरा का पूरा पेड अप कैपिटल, पूरा का पूरा पूंजी, पूरा का पूरा जो उसकी क्षमता है वो एक आंशिक रूप से 100 करोड़ की भी नहीं होगी। उन्होंने 500-500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। ये इसका तीसरा पहलू है। उच्चतम न्यायालय का एक्सट्रैक्ट्स के बाद ये उसका तीसरा पहलू है। अब चौथा पहलू जो एफआईआर की बात है, ये याद रहे, इसके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये एफआईआर ऐसा नहीं है कि मैं रास्ते चलते उठा के एफआईआर डायल कर दी, ये पुलिस अफसर बैठे इनको मैंने दे दी उठा के एफआईआर, और किसी प्रदेश में उस पुलिस अफसर ने वो एफआईआर शुरू कर दी। जी नहीं, एक प्रावधान होता है, मैं तकनीकी नहीं होना चाहता, उस प्रावधान के अंतर्गत एक फिल्टर होता है, एक जांच होती है प्राथमिक रूप से। उस जांच के आधार पर न्यायालय, न्यायाधीश किसी भी दर्जे का हो जिसके पास अधिकार क्षेत्र है, वो उसको सोच समझ के एक आदेश देता है कि इसमें प्रथम दृष्टीय रूप से एक दंडनीय चीज हुई है, एक ऑफेंस है, प्राथमिक रूप से ये प्रावधान है जो इसमें उठ सकते हैं, आप इसको देखकर तुरंत एफआईआर दायर कीजिए। और यही हुआ, यही प्रक्रिया हुई कर्नाटक में इस एफआईआर में। एफआईआर में क्या कहा गया है? एक्यूज्ड 1 वित्त मंत्री, एक्यूज्ड 2 ईडी ऑफिशियल्स, एक्यूज्ड 3 बीजेपी ऑफिशियल्स, एक्यूज्ड 4 नलिन कुमार कटील एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बेयरर्स। इसका भी आपको एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, ट्रांसलेशन दे रहे हैं इसका भी आप। Conspired and extorted more than 8,000 crores from the CEO and MD of MNC and TNC corporate companies in the name of electoral bonds. Accused A1 with the help of A2 has made thousands of crores of money in a secret way for the benefit of A3 at the national level and accused 4 at the Karnataka state level. A1, that is the Honorable Finance Minister, raided and seized several corporate companies by using accused A2 and seized CEOs and MDs of the corporate companies. Fearing the attack of accused A2, many corporate companies were forced to buy electoral bonds worth crores. उसके बाद नाम दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, 230 करोड़ एक केस में और कई करोड़, सब लिखा है एफआईआर में। और अंत में लिखा है कि इन प्रावधानों के अंतर्गत, इन आईपीसी और आजकल जो नई संहिता है उसके अंतर्गत ये आरोप बनता है। और कुल आंकड़ा है 8000 करोड़ का। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें से खैर सब उच्चतम लोगों के नाम भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग हैं, लेकिन ये सर्वविदित है कि ये वित्त मंत्री का ना अधिकार क्षेत्र है, न हिम्मत है, न पूरा वो अकेली कर सकती हैं। इसका आदेश, इसकी संरचना, इसका कार्यान्वित करना सब कुछ सिर्फ एक जगह से होता है। हम जानते हैं नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, हम जानते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके आदेश में हुआ, किसके निरीक्षण परीक्षण में हुआ। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब इसका मैं 5वां प्रकरण आपको बताना चाहता हूं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स बने
तो आरबीआई के गवर्नर के स्तर के एक व्यक्ति ने क्या कहा, जब ये बना रहे थे, प्रस्तावना थी, संरचना थी, जब ये कार्यान्वयन नहीं हुआ था, सबसे ज्यादा एक माना जाता है स्टैच्यूट के अंदर बना है, कानून के अंदर एक अलग संस्था है, उसके सिटिंग गवर्नर ने, और उनका क्या हश्र हुआ हम जानते हैं, उसके बाद ये लिखा था। ये है 14 सितंबर 2017 को, और इसके बाद 2 चिट्ठियां और हैं जिसके बाद उनको इस्तीफा देने में विवश किया गया। We are concerned that the issue of electoral bonds has the possibility of misuse, more particularly through the use of shell companies. Great reputational risk, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, provides anonymity. We believe this can be better achieved in a different way. Otherwise, it can lead to money laundering. बाद में उन्होंने एक बार और चिट्ठी लिखी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कहा, फ्रॉड विथ सीरियस रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मैं तो कोटेशन कर रहा हूं, मेरे कोई शब्द नहीं है। ये आरबीआई के माननीय गवर्नर लिखते हैं सरकार को, और सरकार उसको डस्टबिन में फेंक देती है, उनको हटा देती है। ये सोच थी। इसका अगला पक्ष जो मेरे वरिष्ठ मित्र से सीधा संबंध रखता है और जिसमें मेरा प्रिविलेज है, कानूनी रूप से मैं पेश हो रहा हूं, इस सबको दायर पार करने के लिए आपने एक फिक्शन और किया। आप जानते थे कि असंवैधानिक है, आप जानते थे कि जो लोग खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं, वो इसका विरोध करेंगे, आप जानते थे कि आप इसको राज्यसभा में पारित नहीं कर सकते हैं, तो आपने इसमें एक टैग लगा दिया मनी बिल का। आज तक वो मामला पेंडिंग है, निलंबित है, इनके नाम से केस है, बल्कि जनाब रमेश बनाम सो एंड सो। और मेरा पूरा मानना है कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, कि किसी रूप से दूर दूर तक ये मनी बिल नहीं बनता। इसका एक विकृत रूप से फ्रॉड करके इसको मनी बिल बोला गया, लेकिन वो उच्चतम न्यायालय निर्णित करेगा।